ध्रुव राठी के हिसाब से भारत एक तानाशाह राष्ट्र है और नरेंद्र मोदी जी इसके डरे हुए तानाशाह। कितनी सच्चाई है इस बात में, कितना वैलिड है इस भाई साहब का आर्गुमेंट, आइए एक एक करके सभी का सही जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने दावा किया कि आजाद भारत में पहली बार एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने मनीष सिसोदिया के बारे में कहा कि वो शिक्षा मंत्री हैं और 1 साल से जेल में हैं, लेकिन उनका गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ध्रुव ने कहा कि जब सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें जमानत क्यों नहीं दे रहा, इसका कारण है PMLA कानून। तो सबसे पहले हम सबूतों के दाव पर बात करते हैं। असल में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया। उसके बाद 9 मार्च को ED ने उन्हें अपने गिरफ्त में लिया। दोनों एजेंसियों की ओर से कई बार रिमांड पर पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसमें समझने की बात यह है कि ध्रुव राठी ने मनीष सिसोदिया के शराब मंत्री के पद की बात नहीं करी, और मजे की बात तो यह है कि मनीष सिसोदिया ने लिकर स्कैम यानी शराब घोटाले को अंजाम दिया था, जिसके आरोप पे वो तिहाड़ में बंद है। मनीष सिसोदिया ने 17 नवंबर 2021 को राज्य में नई शराब नीति यानी न्यू लिकर पॉलिसी को लागू की थी। हालांकि कुछ समस्या और परेशानियों के चलते इसे बाद में रद्द कर दिया गया। CBI ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में FIR दर्ज की। बाद में CBI द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं अपनी गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कई बार याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की। इस दौरान कोर्ट ने क्या कहा, आप सभी को इसे ध्यान से समझना चाहिए। अप्रैल 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। उन्हें रिश्वत के तौर पर 90 से 100 करोड़ रुपए मिलने थे। अपने 34 पेज के आदेश में स्पेशल जज MK नागपाल ने कहा है कि सारे सबूत आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हैं। वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सिसोदिया करप्शन में पूरी तरह से शामिल थे। सिसोदिया को अरेस्ट करके CBI ने कोई गुनाह नहीं किया है। ना तो CBI ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और ना ही हाई कोर्ट की। CBI ने सिसोदिया को तभी गिरफ्तार किया जब एजेंसी को लगा कि ये बेहद जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई 2023 को CBI मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के नाते वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जुलाई 2023 को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप बहुत सीरियस हैं। इसके बाद अक्टूबर 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, हमने कहा था कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, लेकिन 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का पहलू लगभग साबित हो रहा है, इसलिए एक बार फिर जमानत अर्जी खारिज की जाती है। तो ध्रुव राठी का यह क्लेम पॉइंटलेस है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इन भाई साहब ने मनीष सिसोदिया की तरह सत्येंद्र जैन के संबंध में भी कहा कि वो 2 साल से जेल में हैं, उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। सबसे पहली बात यह है, मामला शराब घोटाले का नहीं है। ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें 10 महीने की मेडिकल बेल दी गई थी। सत्येंद्र जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर थे। हाल ही में कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 18 मार्च 2024 को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। तो आप ही हिसाब लगा लीजिए कि इसमें 2 साल कैसे हुए। कहीं आपका भी गणित
आपके नेता राहुल गांधी की तरह तो नहीं है। कितने हुए बताओ? 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। ध्रुव राठी शायद ये बताना भूल गए होंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्येंद्र जैन ने कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से 4 कंपनियों के बैंक खाते में कुल 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के सहयोगी अंकुर जैन और वैभव जैन ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के माध्यम से झूठी घोषणाएं करके उनकी मदद की थी। अब यहां से आगे का वीडियो ध्यान से देखिएगा और लिंक्स को कनेक्ट करते जाइएगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1996 में बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा चोर लालू यादव को चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा हो चुकी है। साल 1996 में घोटाले के पर्दाफाश के बाद तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाना में 17 फरवरी को इसकी एफआईआर नंबर 60/96 दर्ज कराई गई थी। इस घोटाले के कारण 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसी साल 30 जुलाई को उन्होंने पटना में सरेंडर किया और वे इस घोटाले में पहली बार जेल गए। लालू यादव को पहली सजा 3 अक्टूबर 2013 को सुनाई गई और आखिरी और 5वीं सजा 21 फरवरी 2022 को सुनाई गई। तो लॉजिक और मैथ लगाएं तो 5 मामलों में सजा सुनाने में 26 साल लग गए, जिस दौरान देश में 4 प्रधानमंत्री बदल गए थे। ध्रुव राठी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं कि आपका गणित अच्छा होगा। मुझे पता है आपका गणित आपके नेता की तरह ही होगा जो 2 दूनी 8 बोलते हैं। वहीं जब लालू की पहली सजा हुई, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो क्या यह माना जाए कि केंद्र की सरकार विपक्षी दल के राजनेता को खत्म करना चाहती थी? कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करना चाहती थी। तो क्या यह कहा जा सकता है कि दोषी साबित हुए बिना ही लालू को जेल में डाल दिया गया? आईएनएलडी प्रमुख और हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को मई 2022 में दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया। सीबीआई ने यह केस 2005 में दर्ज किया था। इससे पहले 22 जनवरी 2013 को शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बेटे और 53 अन्य को दोषी ठहराया गया। आरोप है कि 1999 से 2000 के दौरान हरियाणा में 3032 लोगों को अध्यापक के तौर पर भर्ती किया गया था। साल 2004 में इस मामले की जांच शुरू हुई थी। इस दौरान इन दोनों ही मामलों में जांच प्रक्रिया पूरे होने में 10 वर्ष से ज्यादा समय लग गया। जांच के दौरान आरोपियों को जेल भी जाना पड़ा। दोनों ही मामलों की जब जांच शुरू हुई तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो क्या यहां भी कहा जा सकता है कि क्या कांग्रेस की सरकार विपक्षी दलों को खत्म कर रही थी, देश में तानाशाही कर रही थी? यह बस कुछ उदाहरण हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि करप्शन के केस में जांच प्रक्रिया में 10 वर्ष से ज्यादा का समय लग ही जाता है। मगर ध्रुव राठी जी को तो 2 साल में ही पेट में मरोड़े उठने लगे। ध्रुव राठी कहता है आजाद भारत में पहली बार एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हैरानी की बात क्या है? अरे क्या मुख्यमंत्री होने मात्र से ही किसी अपराध से छूट मिलती है? और ध्रुव यहाँ भूल गए, अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते ही नहीं, वो तो अपने आप को आम आदमी मानते हैं। इन्हें सब कुछ गैर कानूनी और असंवैधानिक लगता है तो इन्हें एक बार संविधान के रास्ते भी समझाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत केवल देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा कि शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। ध्रुव जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई।
तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ना चिल्लाएं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह बताया, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी शराब नीति पर सवाल उठाए हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की थी। दिल्ली कांग्रेस के नेता श्री अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शराब घोटाले मामले में अब यह सीधे सीधे स्टेब्लिश हो गया है कि इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। अजय माकन ने कहा था कि केजरीवाल की बिजनेसमैन से बात कराई गई। बिजनेसमैन से बात करने के बाद ही होलसेल डीलर्स के लिए कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। उसमें शर्त यह रखी गई कि 6% कमीशन वापस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के जेब में डाल दिया जाए। कि इस संबंध में मनी ट्रेल से साफ पता चलता है कि यह पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वहीं साल 2022 में भी इसी अजय माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल उप मुख्यमंत्री पद से सिसोदिया को सिर्फ इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि मामले के तार उनसे जुड़ जाएंगे। मतलब कमाल है ना ध्रुव राठी साहब, बिल्कुल चुनकर निट पिकिंग करते हैं आप फैक्ट्स की। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बयान सुनकर क्या साबित करवाना चाहते हैं? आखिर यह बात किससे छुपी हुई है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की सातों सीटों पर भारी मतों से विजय प्राप्त की है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कांग्रेस गलत बता रही है, लेकिन कांग्रेस यह गलत बताते हुए इस बात को भूल गई है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजमाता पर कितने आरोप लगाए हैं। क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए उन सारे आरोपों को सही मानती है? और ये तो कांग्रेस की तरफ का पक्ष है। अब एक बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का पक्ष भी देखते हैं। 2016 में अरविंद केजरीवाल ने अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया की गिरफ्तारी की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से कहा कि श्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मामले में जांच नहीं करते। श्री नरेंद्र मोदी जी सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। 1 साल के लिए हमें एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम बताएंगे जांच कैसी होती है जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको हमने एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, इतना क्यों डर रहे हो? इतना क्यों डर रहे हो सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री जी? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पहले ही बता देते कि आप कांग्रेस वालों के साथ मिले हुए हो तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाते। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि प्रधानमंत्री जी शायद उनके मतों से ही प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि स्वघोषित स्वतंत्रता सेनानी, स्वघोषित ईमानदार, स्वघोषित आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया हो। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां। अगर जांच करनी है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन में सामने आ जाएगा सच क्या है। और अब जब ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है तो राठी साहब को किस बात की चिंता सता रही है? जब अरविंद केजरीवाल किसी भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग कर सकते हैं, गिरफ्तारी के लिए आवाज उठा सकते हैं, और आज क्या, तो आज जब उन पर आरोप है तो जांच से क्या तकलीफ है? क्यों भाग रहे हैं जांच? तो अभी तक एक बात तो साबित हो चुकी है ध्रुव राठी जी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारतीय संविधान के अनुसार ही जेल भेजा गया है। वैसे इन जनाब से एक बात और पूछनी, डरा हुआ तानाशाह मोदी जी हैं या 1980 में इंदिरा गांधी जी जीत कर आई थी तो 9 राज्यों की सरकारें सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दी गई थी कि वो विपक्ष की थी। बेहद कमाल की बात है, केंद्र में आपकी पकड़ मजबूत है और राज्यों ने आपको नकार दिया, तो बदला लेने के लिए आप किस हद तक पहुंच गए? लेकिन ध्रुव, क्या यह तानाशाही नहीं है? 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा। उत्तर प्रदेश की सरकार
बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं, पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें क्यों बर्खास्त कर दी गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी। इन तीनों राज्यों की सरकारों का क्या लेना देना था? जो घटना उत्तर प्रदेश में हो रही थी, क्यों उसके लिए हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया? क्या यह तानाशाही नहीं था ध्रुव राठी? ध्रुव राठी बताओ, अगर अपनी बहुमत के दम पर धारा 370 हटा देने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हैं, तो अनायास ही उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर देने वाली कांग्रेस की सरकार को आपके हिसाब से क्या कहा जाना चाहिए? ध्रुव राठी, तानाशाही का मतलब लगता है तुम्हें ठीक से नहीं पता है। ठीक है, तुम पैदा नहीं हुए थे, फिर भी थोड़ा पढ़ो और जानो क्या हुआ था 1975 में, जब तुम्हारे नेता राहुल बाबा की दादी इंदिरा गांधी ने पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया था बिना किसी अपराध के। क्या यह तानाशाही नहीं था? आम आदमी पार्टी के समर्थक और गांधी परिवार के शुभचिंतक जॉर्ज सोरस तुमको फंडिंग करते हैं, इसीलिए तुमको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी बहुत चुभती है। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। तुमने अपने डरा हुआ तानाशाह वाले वीडियो में दूसरा दावा किया है कि मोदी सरकार ने पीएमएलए में संशोधन कर दिया, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल मिलना मुश्किल हो गया है। पीएमएलए कानून से ईडी को ताकत मिल गई। ध्रुव राठी, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि मोदी सरकार ने वास्तव में सेक्शन 45 को लागू नहीं किया था। सेक्शन 45 को 2008 से 2009 के दौरान कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसमें जमानत प्राप्त करने के नियम में कुछ छूट थी, लेकिन फिर साल 2012 में कांग्रेस सरकार ने संशोधन किया और सेक्शन 45 को अत्यधिक कठोर किया। फिर साल 2016 से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 45 को खारिज कर दिया। मोदी सरकार ने सिर्फ 2018 में सेक्शन 45 को दोबारा लागू किया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं के जमानत को रोकने के लिए पीएमएलए कानून बनाया है? सेक्शन 45 के तहत जमानत के मामले में दो विशेष शर्तें समाप्त करने की आवश्यकता है। सेक्शन 45 के तहत जमानत के मामले में ट्विन कंडीशन, 2 विशेष शर्तों को समाप्त करने की आवश्यकता है। पहली शर्त यह है कि अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है जिसका उसे आरोपित किया गया है। दूसरी शर्त यह है कि अदालत को यह संतोष दिखाना होगा कि उसे यकीनी कारण है कि अभियुक्त जमानत पर होने के बाद किसी अपराध को नहीं करेगा। ध्रुव राठी, आपके पहले दावे को यहां पर जोड़ते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो जैसा कि आपने अपने वीडियो में दावा किया है, इस हिसाब से तो इनको जमानत मिल जानी चाहिए थी। जमानत के बीच में पीएमएलए कानून को बाधा नहीं बनना चाहिए था। सच और फैक्ट यही है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी बेगुनाही का सबूत देने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि इनके खिलाफ सबूत भी है और पहली नजर में ये शराब घोटाले में दोषी भी हैं। ध्रुव राठी, आपने अपने वीडियो में तीसरा दावा यह किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ चिंता व्यक्त की है। जॉर्ज सोरस के फंड पर पलने वाले ध्रुव राठी, आपको पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी शख्स की गिरफ्तारी उसके देश का आंतरिक मामला है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के दूतों को तलब किया और उन्हें सलाह दी कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। भारत ने कभी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप पर 90 से अधिक मामलों के संदर्भ में किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया है। साथ ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के खिलाफ टैक्स घोटाले मामले में कभी भी सवाल नहीं उठाया है। और आखिर दूसरे देशों की दखलंदाजी से ध्रुव राठी खुश क्यों हैं? दोस्तों, यहां हम आपका ध्यान एक और जरूरी और संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज करने को लेकर सवाल पूछने वाला एक बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी है। मुशफिकुल ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा है कि वो जेडीएन के सहयोगी हैं और राइट टू फ्रीडम के कार्यकारी निदेशक हैं। जर्नलिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क यानी जेडीएन वह संगठन है जो ओसीसीआरपी को चलाता है। दोस्तों, यह वही ओसीसीआरपी है जिसने अदानी ग्रुप पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम वॉशिंगटन में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो दक्षिण एशिया, विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए एक अमेरिकी प्रोपेगेंडा फ्रंट के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष विलियम बी मिलम, जो पूर्व अमेरिकी राजदूत रहे हैं और उनकी अंतिम पोस्टिंग पाकिस्तान में थी। यह संगठन वुड्रो विल्सन सेंटर के साथ काम करता है, जिसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से फंड मिलते हैं। इसका एक आधिकारिक पार्टनर है नेशनल एंडाउनमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिसे आमतौर पर दूसरा CIA कहा जाता है, जिसे दूसरे देशों की सरकार को गिराने के ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। फजल अंसारी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका काम ही है सत्ता का परिवर्तन करना। हैरानी की बात यह है कि अंसारी की तस्वीर भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के साथ है। दोस्तों, जॉर्ज सोरस का नाम आ जाने से आप समझ गए होंगे कि कितनी मोटी फंडिंग हमारे मित्र ध्रुव राठी को मिल रही होगी। यह प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आज हमने ध्रुव राठी के कुछ दावों का पोस्टमार्टम किया है और आपसे वादा है आने वाले वीडियो में इसके बाकी दावों का भी पोस्टमार्टम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।